92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी चिंटू के छक्के। दिन के कुछ 2 बज रहे होंगे और इसी भरी दोपहर में हर रोज की तरह चिंटू का ये 7वां या 8वां छक्का था। इस बार गेंद खेल के मैदान से सामने वाली पोद्दार कोठी में आंगन में बाईं तरफ लगे टिन से होते हुए फर्श पे जा गिरी। धाड़! यह आवाज आज इस घर में तीसरी बार आई थी, लेकिन इस बार इस छक्के ने कोई हलचल न मचाते हुए घर के लोगों की सभी हरकतों को रोक दिया, सिवाय एक आवाज के, चिंटू, जिसने आंगन से मैदान की दूरी को पलक झपकते ही तय कर लिया। अब बनारस के 80 मोहल्ले को भी पता चल चुका था कि आज चिंटू की खैर नहीं है। चिंटू, उम्र 10 साल, पहचान 80 मोहल्ले का सचिन तेंदुलकर। ऐसा वो कहते थे जो उम्र में लगभग उसी के बराबर, कद में 4 फुट 1 इंच के करीब और वजन में 30 से 35 किलो होने के बाद भी लंबे लंबे छक्के मारने से नहीं चूकते थे। दीपू, सनी, श्याम, अंकित, ऋषु, राजू, ईशु, नीरज, रवि, आशु, ये वो 10 बच्चे थे जो अपनी जबरदस्त बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग से चिंटू की क्रिकेट टीम को पूरा करते थे। हर दोपहर लगभग 12 बजे अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये आफत के पुरजे मोहल्ले के एक मैदान में क्रिकेट के मजे लेते मिलते थे। चाहे गंगा किनारे बसे बनारस शहर की चिलचिलाती धूप हो या हड्डियां गलाती ठंड, उस मैदान में शुरू हुआ हर मैच क्रिकेट के इन दीवानों से सब कुछ भुलवा देता था। एक तरफ घर पे खाने का इंतजार करती माँ और दूसरी तरफ दोपहर का खाना खाने के बाद आराम की तलब लिए मैदान की बाउंड्री पे बसे घरों के लोग, जिन्हें अब न चाहते हुए भी अपनी दोपहर की नींद के बीच में पकड़ पकड़, अरे चिंटू भाग, एक और रन, अरे गया छक्का जैसा हुल्लड़ सुनने की आदत पड़ गई थी। इतना ही नहीं, बॉल के बार बार घरों में जाने पे मिलने वाली चेतावनी भी ये बच्चे हवा में उड़ा देते थे। दोपहर के इस वक्त में घड़ी के कांटे इन नन्हे क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए जैसे थम जाते थे। बल्ले से मारे गए चौके और छक्के, पूरे किए गए रन और लिए गए विकेट, बस यही इनको वक्त बताया करते थे। यहां तक कि उनके स्कूल के बस्ते भी चुपचाप मैदान के एक कोने में लाइन से बैठे मैच खत्म होने की राह देखते थे। लेकिन आज पोद्दार कोठी में छक्का मारने की वजह से पूरा मैच रुक गया था। वजह थी पोद्दार कोठी से अभी अभी आए वो बेहद नाराज आवाज, गुस्से में भरी हुई थी, रोज से थोड़ा अलग। अरे तुम सब लोग यहाँ वेट करो, दीपू और मैं जाते हैं। कुछ देर बाद चिंटू ने पोद्दार कोठी से बॉल मांगने की ताकत जुटाई और बल्ले से सबकी ओर इशारा किया। दीपू ने चिंटू को सहमी हुई नजरों से देखा, मानो सोच रहा हो आज तो ये परिवार निश्चित ही उसको पक रहे किसी पकवान में या तो तलेगा या भूनेगा। फिर भी चुपचाप चिंटू के पीछे चल दिया। इससे पहले कि वो घर में दाखिल होते, उन्होंने बाउंड्री के पास लगे केले के पेड़ के पीछे छुप के अंदर का हाल जानना ठीक समझा। और ये क्या, कुछ ही सेकंड बाद वो उल्टे पांव भागते नजर आए। ये उनके कान में पड़ी बातों का असर था शायद। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। चलो चलो भाई, जल्दी निकलो यहां से सब, लगता है आज इस मैदान पे हमारा ये आखिरी मैच था, चिंटू ने घबराई आवाज में कहा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी चिंटू के छक्के। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि चिंटू का मारा हुआ एक छक्का पोद्दार कोठी में चला जाता है, जिस पे पोद्दार अंकल काफी नाराज होते हैं। इस छक्के से हुए नुकसान और अंकल के गुस्से के डर से चिंटू की टीम को मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। अब आगे। खेल का मैदान छिन जाने के डर ने बच्चों के मन को उदासी से भर दिया था। यह मैदान मोहल्ले की इकलौती जगह थी जहां बच्चे क्रिकेट खेल सकते थे।
यहाँ साल में सिर्फ एक बार रामलीला होती थी और बाकी समय दिन के वक्त चिंटू की टीम चौके छक्के लगाती थी। शाम के बाद ग्वाले गोपी की भैंसें यहीं आराम भी फरमाती थीं और पिछले कुछ सालों से खेलते खेलते बच्चों की इस टोली ने लगभग 80 बाय 90 फुट के इस ऊबड़ खाबड़ मैदान को अपना सामान लिया था। यहां से रोज जाने के बाद भी ईंटों के बने उनके विकेट सीना तान के खड़े रहते, जैसे उनके कल फिर से आने का इंतजार कर रहे हों। इसी मैदान ने इन बच्चों के अंदर का क्रिकेटर पहली बार देखा था। फिर चाहे कैच आउट करने पे एक दूसरे पे लोटपोट करने का सीन हो या रन आउट होने पे छिली हुई कोहनियां और घुटने, मैदान के सीने में ये सब कुछ स्टोर था। शरीर पे लगी सारी चोटों की यादें और चौकों छक्कों की पूरी गणना जैसे मैदान के कोने कोने में बिछी थी। यही वजह थी कि बच्चे इस पे अपनी जान छिड़कते थे। पर चिंटू हुआ क्या, बताओ तो सही। इससे पहले भी पोद्दार कोठी में बॉल गई और डांट भी सुननी पड़ी है, तब तो हम नहीं भागे मैदान छोड़ के। राजू ने चिंटू और बाकियों के साथ घर लौटते हुए चुप्पी तोड़ी। पता नहीं, पर आज हमने गुस्से में भरे पोद्दार अंकल और घबराई आंटी का चेहरा देखा और अंकल को यह भी कहते सुना कि हम देखते हैं कैसे बच्चे फिर से इस मैदान में कदम रखते हैं। चिंटू से यह सुनते ही बाकियों की फिर से वहां खेलने की बची खुची उम्मीद भी धुंधली हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? हर बच्चे ने बॉल, विकेट और रनों से घिरे दिमाग को थोड़ा शांत करके सोचने की कोशिश शुरू की। हर पूजा पाठ और संस्कार को निभाने वाले बनारस के इस मशहूर परिवार के बीच उस मामूली छक्के ने खलबली मचा दी थी। बड़े बूढ़ों ने तो उसको अशुभ संकेत तक कह डाला था। हे राम, इन लड़कों ने तो अनर्थ कर दिया, दादी माँ ने हर किसी का ध्यान खींचते हुए कहा। असल में हुआ यह था कि आज हर रोज की तरह दोपहर का खाना परोसे जाने के पहले जब पोद्दार आंटी भोग की थाली लिए आंगन पार कर ही रही थीं कि चिंटू के बल्ले से निकली बॉल ने भोग की थाली में रखी कढ़ी की कटोरी में एक जोरदार तड़का मारते हुए थाली को नीचे गिरा दिया था। घर का हर सदस्य जानता था कि भगवान का भोग सदियों की परंपरा थी, लेकिन आज इस परंपरा की थाली से बड़ा झटका सीनियर पोद्दारों के अहम को लगा था। खासकर पोद्दार अंकल को, जो परिवार के मुखिया होने के साथ साथ रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी थे। आप लोग कुछ और इंतजार करिए, मैं भोग के लिए कुछ और बना देती हूं, घबराई सहमी पोद्दार आंटी ने मामले से सबका ध्यान हटाने के लिए कहा। नहीं, रहने दो, आज जब तक इनका रोज का 2020 का ड्रामा नहीं बंद करवा देता भोजन नहीं ग्रहण करूंगा, पोद्दार अंकल गुस्से में डाइनिंग टेबल छोड़ते हुए बोले। आंटी कहीं न कहीं भोग की थाली गिरने से परेशान थीं, लेकिन मासूम बच्चों का खेल बंद होते देख के थीं। लेकिन वो कर भी क्या सकती थीं? चिंटू की बॉल ने आज सदियों पुरानी सीमा जो लांघ दी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी चिंटू के छक्के। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि चिंटू के छक्के से भोग का थाल गिर जाता है, जो पोद्दार परिवार की सालों की परंपरा का प्रतीक है। इस बात से नाराज पोद्दार अंकल बच्चों को दोबारा उस मैदान में न खेलने देने की ठान लेते हैं। अब आगे। मैच न खेल पाने की वजह से उदास चिंटू घर वापस नहीं गया और सुस्ती से पूरा दिन दोस्तों के साथ 80 घाट पे भटकता रहा। रात के कुछ 8 बजे थे जब चिंटू पसीने में लथपथ स्कूल की सफेद यूनिफॉर्म को न जाने कौन कौन सा रंग दिए, बालों की अजीबो गरीब दशा और पेट में कूदते चूहों के साथ घर की घंटी 4-5 बार जोर से बजा रहा था। माँ ने दरवाजा खोला और इससे पहले कि चिंटू खाने की फरमाइश कर पाता, गर्मा गर्म थप्पड़ उसको रसीद कर दिया। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों मार रही हो? अरे मेरी बात तो सुनो, बताओ तो सही, अरे मारे ही जा रही हो। बेचारा चिंटू अगले 5-10 मिनट तक बस मार खाते खाते यही पूछता रहा। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से पूरे मोहल्ले के सामने हमको पोद्दार जी से कितना कुछ सुनना पड़ा है? उस कढ़ी की कटोरी में तुम्हारी कैनवस बॉल की नुमाइश उन्होंने सबके सामने किया के। क्या लगता है तुमको तुम्हारा मोहल्ला तुम्हारा क्रिकेट स्टेडियम है? तुम कहीं भी छक्के मार सकते हो, किसी के भी घर में बॉल मार सकते हो, और आज तो तुमने भगवान की भोग की थाली को भी नहीं छोड़ा। बस बहुत हो गया चिंटू, खबरदार जो आज के बाद उस मैदान में गए या क्रिकेट खेलने की सोची भी, टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। माँ ने बच्चे के सामने
अपना पूरा गुस्सा, हालांकि थोड़ा नाजायज था, लेकिन पूरा गुस्सा निकाल दिया। चिंटू ढेर सारे आंसू लिए यूं ही खड़ा रहा, जैसे वो मैदान में फिर से खेलने की आखिरी उम्मीद हो जो अब बस जाने को थी। अरे बस भी करो चिंटू की माँ, गलती हो गई ना बच्चे से, जान ले लोगे क्या उसकी? ठीक है, मना कर दिया, नहीं जाएगा वहां खेलने, पीछे से पापा ने कहा। पापा मम्मी के बीच की गहमा गहमी कुछ और देर चलती रही, जिसको सुन के चिंटू को यह तो समझ में आ गया कि उसका प्यारा मैदान अब शायद हमेशा के लिए छिन चुका है। आज के बाद वो शायद उस मैदान में साल में सिर्फ एक बार जा सकेगा, दशहरे की रामलीला देखने। मगर इस समय चिंटू को क्रिकेट ग्राउंड छिन जाने से भी बड़ी तकलीफ थी। बल्ला नहीं उठाना है, क्रिकेट नहीं खेलना है। मां भला ऐसे कैसे कह सकती है? उसको तो क्रिकेट कितना पसंद है। टीवी पे आने वाले हर मैच के बारे में पापा से ज्यादा पता है मां को। मां की ओर देखते हुए चिंटू ने मन ही मन ये बात इतनी जोर से कही कि मां समझ सके, लेकिन मां आज कुछ भी सुनने और समझने वाली नहीं थी। आज कहीं न कहीं उसने अपने बच्चे के हुनर और खुशी के ऊपर घर की इज्जत को रखने का फैसला कर दिया था। चिंटू अपनी मां से नाराज बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। यह देख के चिंटू के पापा कुछ घबरा गए। हर बच्चे को मार पड़ती है तो वो चीखता चिल्लाता है, लेकिन चिंटू ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्या है जो इस 10 साल के बच्चे को परेशान कर रहा है? चिंटू के पापा ने मन ही मन अपने आप से पूछा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी चिंटू के छक्के। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि मैदान छोड़ के भागा चिंटू पूरे दिन बाद जब घर पहुंचता है तो उसको अपनी मां के गुस्से का सामना करना पड़ता है और वो उसके क्रिकेट खेलने पर रोक लगा देती हैं। अब आगे। अगले दिन चिंटू स्कूल नहीं गया। बुखार का बहाना बनाए पूरा दिन हाथ में बैट और बॉल पकड़े अपने कमरे की खिड़की से दूर मैदान को ताकता रहा। क्या करूं जो सब हमको माफ कर दें? प्लीज भगवान जी, अंकल को मना लीजिए, चिंटू ने मन ही मन कहा। शाम को मिलने आई पूरी पलटन ने कमरे में उदास बैठे अपने कैप्टन से पूछा, चिंटू क्या हम अब कभी उस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे? एक बार पोद्दार अंकल से सॉरी बोल के देखें क्या, शायद वो मान जाए। दीपू ने पूछा। हमारे पास तो खेलने को दूसरी कोई जगह भी नहीं है, प्लीज चिंटू कुछ करो ना, ऋषु ने अपनी बेचैनी को आंसुओं के साथ कहा। ऋषु रो मत प्लीज, सब हमसे बहुत नाराज हैं, हम करें भी तो क्या, चिंटू ने कहा। चिंटू के पापा जो ये बातें कमरे के बाहर खड़े सुन रहे थे, मन ही मन काफी परेशान थे। न जाने इन मासूम बच्चों का खेल रोक के पोदार भाई साहब को क्या मिल जाएगा। अरे बच्चे हैं, अभी गलती नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कुछ हफ्ते बीत गए। कहीं न कहीं हर दोपहर बच्चों के शोर और लाइव मैच देखने के आदी हो चुके मोहल्ले को दोपहर की खामोशी काटने सी लगी थी। रमेश पोद्दार को छोड़ के शायद उनका हुल्लड़ हर कोई मिस कर रहा था। न जाने कौन सी चिढ़ थी रमेश पोद्दार को क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों से कि कभी भी इसको गुल्ली डंडे से ज्यादा महत्व ही नहीं दिया और इसकी क्षमता से हमेशा अनजान रहे। लेकिन अब इन बातों से अनजान रहना मुश्किल हो गया था। कोई न कोई उनको नन्हे खिलाड़ियों की याद दिला ही देता। अरे सिन्हा जी, आजकल इतनी दोपहर में छत पे क्या करते रहते हैं? पोदार अंकल ने खाना खाने के बाद वापस दुकान जाते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, थोड़ा बोरियत हो रही थी, सोचा छत पे टहल आए। दोपहर बहुत लंबी होने लगी है, बच्चों के शोर से दिन का पता नहीं चलता था। अब तो बयाबान जंगल की सी खामोशी छाई रहती है। ये सुन के रमेश पोद्दार अंकल बिना कुछ कहे वहां से चले गए। बच्चों की कमी वैसे पोद्दार कोठी के अंदर भी महसूस की गई। अरे टिंकू, चिंटू कैसा है? उसे उस दिन के बाद मार तो नहीं पड़ी? अब कहीं और खेलते हैं क्या? पोद्दार अंकल ने अपनी पत्नी को अपने बेटे टिंकू से पूछते सुना। पोद्दार अंकल को कोई न कोई बच्चों की कमी का एहसास लगातार दिलाता रहा। हर रोज की तरह एक सुबह चाय पीते वक्त उनकी नजर बेडरूम की खिड़की के टूटे कांच पे गई। चिंटू ने कभी वहां अपनी बॉल से निशान छोड़ा था। आज के पहले
हर रोज उस निशान को देख के अंकल बच्चों पे नाराज होते थे, लेकिन आज न जाने क्यों खिड़की के थोड़ा करीब जाके टूटे कांच से झांकते हुए पूरे मैदान को देर तक देखते रहे। आखिर ऐसा क्या है जिसने इस मैदान और इसके आसपास की चीजों को इतना चुप कर दिया है? उस खामोश मैदान ने जैसे एक हलचल मचा दी थी पोद्दार अंकल के मन में। कौन जाने ये खलबली चिंटू और उसकी टीम को इस मैदान में वापस खेलता हुआ देखने की थी या कुछ और। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी चिंटू के छक्के। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे चिंटू का खेलना बंद हो चुका है और उधर पूरा मोहल्ला बच्चों के हुल्लड़ को मिस कर रहा है, जो पोद्दार अंकल को भी सोचने और बच्चों को मिस करने पे मजबूर कर देता है। अब आगे कुछ 4 हफ्ते बीत चुके थे। चिंटू और टीम का न खेल पाने का असर उनकी पढ़ाई पे दिखने लगा। अरे तुम लोग फिर क्लास के बाहर खड़े हो, होमवर्क क्यों नहीं करके आते? प्रिंसिपल सर ने सबसे पूछा। सबने बिना कुछ कहे अपने उदास चेहरे नीचे कर लिए। चिंटू के पापा कहीं न कहीं चिंटू के पढ़ाई से लगातार दूर जाने का कारण जानते थे और एक दिन उसका हल भी निकाल लिया। ये लो, जाओ और यहां क्रिकेट खेलो, कोई नहीं रोक सकेगा तुमको, तुम्हारे छक्कों को। यहां पापा ने चिंटू को गंगा महोत्सव का एक कंपटीशन फॉर्म देते हुए कहा। क्रिकेट कंपटीशन? वाह! क्रिकेट के नाम ने जैसे चिंटू के चेहरे की मुस्कान को उसके कानों तक पहुंचा दिया। पर पापा, हम ये खेलेंगे कैसे? इसके लिए तो बहुत सारी तैयारी चाहिए ना? चिंटू ने पापा से हैरानी से पूछा। हाँ, चाहिए तो सही, और उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, पापा ने कहा। क्रिकेट कंपटीशन, गंगा महोत्सव, अरे वाह! चिंटू के बताने पे सारे बच्चों ने एक साथ कहा। मगर ये अगले हफ्ते है, इसके लिए ढेर सारी प्रैक्टिस चाहिए और हमने तो हफ्तों से क्रिकेट ढंग से नहीं खेला है। चिंटू बहुत परेशान था। इस पर रिशु ने चिंटू को कुछ याद दिलाया। चिंटू, हमारे पास तो प्रैक्टिस करने के लिए जगह भी नहीं है। ओ हाँ, अब क्या होगा? कैसे करेंगे प्रैक्टिस? चिंटू, मेरे घर से थोड़ी दूर एक जगह है जहां हम क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन वो जगह तुम सबके घर से दूर होगी, राजू ने बताया। ठीक है, कल हम स्कूल के बाद वहां चलेंगे, देखते हैं, चिंटू ने कहा। अगले दिन हर कोई भागता दौड़ता बनारस की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में सीधे रास्ते ढूंढता पहुंच गया राहुल की बताई जगह पे। ये थी 80 मोहल्ले से दूर गंगा के शिवाला घाट के पास एक पतली छोटी सी गली। ये कुछ 30 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी गली टूटी फूटी दीवारों से घिरी थी। ये कैसा ग्राउंड है? हम यहाँ फील्डिंग कैसे करेंगे? रिशु ने झुंझलाते हुए चिंटू की ओर देखा। बोला, और ऊपर कितनी सारी तारें लगी हैं, बॉल तो ऊपर जाएगी नहीं। अरे इसकी चौड़ाई तो विकेट के दोनों और वाइड बॉल के निशान के साथ खत्म हो जा रही है, और इतनी उबड़ खाबड़ पिच पे तो सीधी बॉल भी नहीं जाएगी यार, अंकित ने कहा। देखेंगे ना जो भी होगा, चलो खेल शुरू करते हैं, चिंटू ने हवा में बल्ला घुमाते हुए कहा। खेल शुरू हुआ और असल दिक्कतें हर एक बॉल के साथ दिखने लगीं। प्रैक्टिस के हर एक दिन चिंटू के छक्के हिम्मत हारते हुए नजर आए। वो पूरी तेजी से मारने पे भी आसमान को छूने की इच्छाएं लिए दीवारों से लड़के वापस आ जाते। छोटी जगह के कारण फास्ट बॉलर अंकित की तेज बॉलें भी अपनी रफ्तार खोने लगीं। फील्डिंग करते दीपू, राजू, ईशू, श्याम और सनी सिर्फ बैठ के मैच देख पाते थे या फिर दौड़ते भागते हर समय गली के बाहर से बॉल लाते रहते थे। फिर भी ये पूरे मन से गंगा महोत्सव की तैयारी में लगे रहे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी चिंटू के छक्के। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि चिंटू की पढ़ाई पर असर होते देख के पापा उसके लिए गंगा महोत्सव क्रिकेट कंपटीशन का फॉर्म लाते हैं, जिसके लिए बच्चे घर से दूर एक पतली सी गली में किसी तरह प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब आगे 1 हफ्ते बाद
गंगा महोत्सव का समय आ गया। पूरा शहर दशाश्वमेध घाट पे जुटा था। अखबार में महोत्सव की खबर लोगों को पढ़ के सुनाते हुए सिन्हा साहब अचानक से चौंक के बोले, अरे इस बार तो किसी अंडर-12 क्रिकेट प्रतियोगिता को भी शामिल किया गया है। पूरे बनारस शहर से इस प्रतियोगिता में 10 टीम की एंट्रीज आई हैं और अव्वल आने वाली 2 टीमों के बीच फाइनल मैच होगा आखिरी दिन। अरे हाँ, सुना है बनारस के कुछ बेस्ट स्कूल्स के ट्रेंड बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। बगल में पान खाते हुए तिवारी जी बोल पड़े। इतने में बनवारी पान वाले ने कहा, अरे सिन्हा साहब, सुना है अपने 80 मोहल्ले के बच्चे भी भाग लिए इसमें। ये सुनते ही सबने झट से पूछा, कौन? वो चिंटू और उसकी फौज? हाँ हाँ, वही जिनको पोद्दार भाई साहब ने भगा दिया था वहां से, बनवारी ने जवाब दिया। पहले मैच में चिंटू की टीम बुरी तरह हार गई। टीम में तैयारी की कमी साफ दिख रही थी। दूसरे मैच में टीम ने गिरते पड़ते मैच को किसी तरह ड्रॉ करवाया। कल क्वालिफाइंग मैच है। चिंटू, फाइनल में पहुंचने के लिए हमको इसको किसी भी हालत में जीतना होगा। मैं मैच की तरह इसमें फेल नहीं होना चाहता, ऋषु ने कहा। हाँ, मुझे तो मां फिर से ताना मारेगी कि मैं ये मैच भी हार के आ गया, अंकित ने डरते हुए कहा। नहीं, कल हम पक्का जीतेंगे, हमें जीतना ही होगा, चिंटू ने अपना आत्मविश्वास अपने दोस्तों में भरते हुए कहा। उसके कॉन्फिडेंस, उसके आत्मविश्वास का नतीजा सामने था। अगले दिन ही चिंटू और खिलाड़ियों के भाव बदले हुए थे। चिंटू और दीपू की अव्वल पारी, ऋषु और राजू की जबरदस्त बॉलिंग ने धमाकेदार जीत दर्ज की। सुबह अखबार में छपी चिंटू की टीम के फाइनल में पहुंचने की खबर ने पोद्दार अंकल के मन में भी मैच देखने की उत्सुकता जगा दी। पोद्दार आंटी ने हिम्मत करके अंकल से पूछ ही लिया, कल महोत्सव का आखिरी दिन है, क्या मैं टिंकू को लेके जा सकती हूँ? ठीक है, चली जाना, कहकर जाते जाते पोद्दार अंकल ने रुक के कहा, अच्छा देखो, तुम लोग अकेले मत जाना, बहुत भीड़ होगी वहां, मैं भी चलूंगा साथ। आंटी ने कहीं ना कहीं पोद्दार अंकल के मन को भांप लिया था। अगले दिन मैच शुरू हुआ और पहली टीम ने बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में देरी नहीं की। बदले में चिंटू की टीम ने पहले 2 विकेट 10 रन पे ही खो दिए। ऐसे में पिच पे चिंटू को देख के मैदान शोर से गूंज गया और फिर वो हुआ जिसका अब तक किसी को एहसास नहीं हुआ था। यह था चिंटू का बेहतरीन खेल, जिसने आज पूरे बनारस को तालियां बजाने और एक आवाज में उसका नाम चिल्लाने पे मजबूर कर दिया। उसने इस मैच में सबसे अधिक और सबसे लंबे छक्कों की जो झांकी लगाई, मानो ना खेल पाने का पूरा गुबार उसको आज यही निकालने को मिल गया हो। उसकी टीम जीत चुकी थी। दोस्तों ने चिंटू को छोड़ा ही था कि मां और पापा ने गले लगा लिया, लेकिन चिंटू की आंखों में सिर्फ आंसू ही थे जो किसी शख्स को बस एक टक देख रहे थे। ये थे कुछ दूर से उसको देखते हुए पोद्दार अंकल और आंटी। अगली सुबह नाश्ता करते हुए चिंटू को छत पे बॉल गिरने की आवाज ने चौंका दिया और उससे ज्यादा चौंकाया उस आवाज ने जो उसके गेट से आई थी। अरे चिंटू, मेरी बॉल आ गई है, दे दोगे प्लीज? चिंटू ने झट से दरवाजा खोला तो दरवाजे पे पोद्दार अंकल अपने 8 साल के बेटे के साथ खड़े थे। तुम्हारा मैदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ जी भर के खेलो अपनी टीम के साथ। और हाँ, अगर टीम में जगह हो तो मेरे टिंकू को भी शामिल कर लोगे क्या? दीवाना है तुम्हारे छक्कों का। बस इतनी सी थी ये कहानी।